गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट वीडियो में वी कंप्लीटेड सेक्शन फार्मूला। आज फर्स्ट लेक्चर है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, तो ज़रूर देखना ये वीडियो। एंड अगर आप लोग पहले के चैप्टर्स नहीं देखो यार, तो ज़रूर जाओ वीडियोज़ देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला चैप्टर कंप्लीट किया था। बेसिकली वो बहुत छोटा चैप्टर है। नाउ टुडे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले आप लोग को कुछ टर्म्स जानने होंगे ग्राफ में। फॉर एग्जांपल, इंक्लिनेशन क्या होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं और मैं आपसे पूछूं कि इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन अगर कहीं पे लिखा रहे तो उसका मतलब है कि आपको एंगल ही निकालना है। तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी लाइन हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वो हमें बताता है उसका इंक्लिनेशन। तो ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो एनी लाइन जो डिवाइड करता है एक्स वाई एक्सिस को, या फिर जो काटता है एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को, वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वी कॉल दिस एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एनी लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आप पूछोगे भैया कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उससे तो दो साइड में एंगल बन रहा है, तो हम लोग सिर्फ ये वाला कोई थीटा क्यों ले रहे हैं, इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यों कह रहे हैं? बेसिकली ना इसका एक रीज़न है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के डेफिनेशन में कहा गया है कि मुझे वो एक्स एक्सिस से लेना है एंगल इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आप पढ़ोगे क्लास 10 में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेसिकली पॉजिटिव माना जाता है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाता है। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बनाएगा एंगल, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो, यहाँ से मैं अगर एक्स एक्सिस से ऊपर जाता हूँ इस एंगल की तरफ, तो मैं क्लॉकवाइज मोशन में आ रहा हूँ। दिस इज़ अ क्लॉकवाइज मोशन, राइट। बट यहाँ पर एक्स एक्सिस से अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के पास जाऊँ तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट कि वो एक्स एक्सिस के साथ तो दो एंगल बनाएगा, बट हमें उसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मानना है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर एक ग्राफ है एक्स वाई का, ठीक है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या होता है? इफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब उसका x कांस्टेंट है, राइट। सिमिलरली इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, उसका y कांस्टेंट है, उसका y का एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये सब चीज़ ना दिमाग में रखना। तो नाउ मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, अगर मैं एक लाइन बनाऊँ पैरेलल टू y एक्सिस, मैंने बनाया, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस मैंने एक लाइन बना दिया। अब मुझे बताओ इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? इस लाइन का अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आता है 90 डिग्री। ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलरली ही काट रहा है एक्स एक्सिस को। अगर वो वाई के साथ पैरेलल है तो वो एक्स को परपेंडिकुलर ही काटेगा, देयरफॉर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर 90 डिग्री निकलेगा। सिमिलरली अगर कोई लाइन एक्स डायरेक्शन के साथ पैरेलल है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या निकलेगा? देखो भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे एक्स एक्सिस के साथ ही और उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। बट अगर वो दोनों पैरेलल लाइंस निकल जाएंगे तो फिर तो वो कभी टच ही नहीं करेंगे। तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। देयरफॉर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप। स्लोप आप सबने पढ़ा होगा क्लास 9 में फिजिक्स में, जहाँ पर आपका वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन ग्राफ, ये सब आता था। तो स्लोप बेसिकली होता क्या है कि अगर एक मैं ग्राफ लूँ, अगर यहाँ पर एक लाइन जा रहा है,
विच इज़ पैरेलल, जो एक्स और वाई को बीच से काटते हुए जा रहा है, तो स्लोप बेसिकली होता है टैन थीटा। टैन थीटा मतलब आप बेसिकली इसका ग्रेडियंट निकाल रहे हो कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना चेंजेस हुआ है, यू आर बेसिकली फाइंडिंग दैट। तो ये होता है अगर मैं इस पॉइंट x1 और इस पॉइंट x2, y1 y2 का मुझे अगर चेंज फाइंड करना है, तो बेसिकली मुझे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा विच इज़ टैन थीटा, विच इज़ दिस बाई दिस, राइट। तो बेसिकली स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आपका कितना चेंज हुआ है। चेंज माने आपने कितना इंक्रीज़ किया है अपना, या फिर आपने कितना डिक्रीज़ किया है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, ये ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, जो भी हो। आपका नेट इंक्रीज़ या नेट डिक्रीज़ मतलब इस ड्यूरेशन में कितना होता है, उसे हम स्लोप कहते हैं। और स्लोप को हम लोग बेसिकली टैन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टैन थीटा इस ट्रायंगल को बड़ा करता हूँ, थीटा, ये पॉइंट तो x1 है, ये पॉइंट है x2, तो ये पॉइंट क्या हुआ, x2 माइनस x1, राइट। सिमिलरली ये है y1 और ये है y2, तो ये कितना हुआ, y2 माइनस y1। और tan थीटा क्या होता है, आप सब क्लास 9 में पढ़े हो पहली बार ट्रिगोनोमेट्री, उसमें tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस, देयरफॉर यू कैन राइट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर आप लोग को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है तो वहाँ से आप टैन थीटा आराम से निकाल सकते हो। बट बाई चांस इफ़ यू डोंट नो द टैन, अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो वहाँ से आप आसानी से चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स से टैन थीटा या फिर स्लोप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। देखो स्लोप को लिखने का ना बहुत तरीका होता है। स्लोप को बेसिकली हम लोग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप अगर आप नहीं लिखते हो तो अगर आप m भी लिखोगे तो उसका मतलब स्लोप होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन तो टैन थीटा होता है। थीटा मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दूसरा होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। चेंज इन y ना, y2 माइनस y1 मतलब क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, x2 माइनस x1। और इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेप्ट। मैं बताता हूँ इंटरसेप्ट बेसिकली होता क्या है। देखो अगर मैं ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, एक्स वाई डैश वाई और एक्स डैश का, तो मैं अगर एक लाइन बनाऊँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे मैं अगर एक लाइन बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर किसी पॉइंट पे मैंने x को काटा, सिमिलरली यहाँ पर किसी पॉइंट को मैंने y पे काटा। अच्छा ठीक है, इस पॉइंट को B ले लो यार, इस पॉइंट को A ले लो, ओरिजिन तो O होता है हमेशा। नाउ इंटरसेप्ट मतलब ही होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर एक स्ट्रेट लाइन जहाँ पर भी उसे काटे, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं उसका रिस्पेक्टिव इंटरसेप्ट। तो अगर मुझसे कोई कहे कि भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट होता है OA, डिस्टेंस ऑफ OA को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, बस और कुछ नहीं है ये। और सिमिलरली y इंटरसेप्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट जहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन y को कट किया है, विच इज़ OB। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोग देखो यहाँ पर कि y इंटरसेप्ट का ना एक कॉमन नाम है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। जैसे हम लोग स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह हम लोग y इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक दो अल्फ़ाबेट्स को याद रखिएगा बिकॉज आने वाले फार्मूलाज में इसके एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट को हम लोग c से सिम्बलाइज करते हैं, सिमिलरली स्लोप को हम लोग m से इंटरसेप्ट सिम्बलाइज करते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखो अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब कोई भी लाइन पैरेलल x एक्सिस के। ठीक है, तो भाई उसका x का वैल्यू तो बहुत चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हो x का वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, चेंज होते रह रहा है। बट नोटिस वन थिंग कि उसका y का कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस a लूँ तो क्योंकि ये पैरेलल है
तो यहाँ पर भी वो डिस्टेंस ए ही होगा। इसका मतलब है इसका x का कोऑर्डिनेट तो हमेशा चेंज होता है, बट इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है विच इज़ a। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो इक्वेशन हमें मिलेगा y इक्वल्स टू a। अगर इस डिस्टेंस को हम लोग a लेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगा द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो फिर हमें वो इक्वेशन मिलेगा y इक्वल्स टू a। अगर सिमिलरली मैं आपको कहूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, चलो अगर मैं यहाँ पर y एक्सिस से एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ, तो आप बस सेम चीज़ अप्लाई कर दोगे कि भैया इस बार तो x का एक कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे जो भी हो। अगर यहाँ पर एक्स बी है इतना दूर का डिस्टेंस, तो वो हमेशा b ही रह रहा है। यहाँ पर भी वो b रहेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी b रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है y इक्वल्स टू a। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो बस याद करने वाली तो बात नहीं है, बस एक चीज़ समझ लो कि जब भी कोई भी लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस से, तो उसके उल्टे वाले एक्सिस का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो x है, पैरेलल x से है तो y कांस्टेंट है, और अगर पैरेलल y से है तो x कांस्टेंट है। ठीक है, तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा। मैं पूछ रहा हूँ इस बार, मैं तो x एक्सिस का इक्वेशन मांग रहा हूँ भाई। मैंने इसको इस बार इसी को स्ट्रेट लाइन मान लिया, तो मुझे x एक्सिस का इक्वेशन बताओ आप। तो इधर भी आप बहुत आसानी से बोल लोगे कि भैया x का वैल्यू तो देखो हर बार चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर एक y है जो ज़ीरो रह रहा है। अगर मैं x का ये पॉइंट लूँ तो यहाँ पर भी y ज़ीरो है, मैं ये पॉइंट लूँ तभी भी यहाँ पर y ज़ीरो ही रहेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो खुद x एक्सिस ही है, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं कहूँ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो भैया यहाँ पर y माइनस में जा रहा है, यहाँ पे y पॉजिटिव में जा रहा है, बट इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मिल जाएगा हमें x इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ रिवर्स में है, जब पैरेलल थी तो x के में y इक्वल्स टू a मिला, और जब y थी तो x इक्वल्स टू a मिला। सिमिलरली जब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस कहा गया तो y ज़ीरो मिला, और जब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहा गया तो x ज़ीरो मिला। मतलब ये लोग ना एक दूसरे से साइमल्टेनियसली रिलेटेड है। अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ ना, तो यहाँ पर y का एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा विच इज़ ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे x का एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा विच इज़ ज़ीरो। राइट, बढ़ते हैं हम लोग ना थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का जो 2 से 3 मेन फार्मूलाज है ना, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला फार्मूला है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें पैरेलल, ज़ीरो ये सब नहीं है। कोई भी लाइन का, चाहे वो पैरेलल ना हो या ना हो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे निकालोगे आप लोग। पैरेलल है तो बोल दे रहे हो कि भाई x है तो y ज़ीरो, y है तो x ज़ीरो, बट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो देखो उसका एक तरीका है, मैं बताता हूँ। पहले ना ग्राफ बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली फॉर्मूला तो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बट समझाता हूँ वो एक्चुअली वो फॉर्मूला है कैसे। ठीक है, तो मैं ऐसे एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट जो है बराबर होगा, तो ये पॉइंट हुआ मेरा y। ठीक है, और मैंने बताया था आप लोग को y इंटरसेप्ट को हम लोग c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको c ले सकता हूँ, ज़रूर ले सकता हूँ। यहाँ पर ना ऐसे बना दूंगा परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन को, ये वाला पॉइंट तो x कॉमा समथिंग होगा ना, तो इस डिस्टेंस को x ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं ले सकते। नाउ ये मेरा आ रहा है थीटा, और यहाँ पर भी आ रहा है थीटा। दो थीटे आ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो अगर मुझे कहा जाए कि मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार tan थीटा लगा दूंगा, ये वाला tan थीटा क्या आएगा। अच्छा ठीक है, पहले नेमिंग कर दो, आसानी हो जाएगी। a ले लो, ये b ले लेते हैं, c,
एंड डी, लेट्स टेक दिस एज ई। तो tan थीटा क्या होगा, दिस बाई दिस, राइट, दिस बाई दिस, तो हो जाएगा ए सी बाई दिस वन। तो ई सी और डी बी तो बराबर है ना, बिकॉज दे आर पैरेलल। तो यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर भी x होगा, जो यहाँ पर x है वो यहाँ पर भी x होगा, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल। बिकॉज देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है 90 90 90 90 का, तो ए सी बाई डी बी हो जाएगा tan थीटा। अब मुझे ए सी का वैल्यू नहीं पता, पर मुझे ए बी और ई डी का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं ए सी को लिख सकता हूँ ए बी माइनस ई डी, लिख सकता हूँ यार, ए बी माइनस ई डी बाई डी बी। डी बी का वैल्यू मुझे पता है विच इज़ एक्स। टैन थीटा का एक सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया था एम होता है, ठीक है। तो ए बी है मेरा वाई, इसी ई डी है मेरा सी बाई एक्स। सो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिला एम एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस सी। सिंपलेस्ट वे में लिखते हैं y इक्वल्स टू सी को इधर लाके एम एक्स प्लस सी। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। आपको बेसिकली ये सब नहीं करना होता, बस जान लो यार इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। y मतलब y का कोऑर्डिनेट, m मतलब मेरा स्लोप विच इज tan थीटा, x का मतलब x कोऑर्डिनेट, और c मतलब होता है इंटरसेप्ट। जो c इंटरसेप्ट कर रहा है वो होता है c, ठीक है। ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेर c इज द y इंटरसेप्ट, x तो x का वो, और m मतलब स्लोप एंड y मतलब y का वाला, ठीक है, y एक्सिस। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये m का m स्लोप और c का y इंटरसेप्ट। ये मिला मुझे फर्स्ट फार्मूला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या फिर वन पॉइंट फॉर्म। अगर बेसिकली यहाँ से कुछ भी डिटेल्स नहीं है हमारे पास, तो इसके बदले हम लोग कोई एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग बेसिकली कहते हैं वन पॉइंट फॉर्म। तो वन पॉइंट फॉर्म बेसिकली होता क्या है? तो वन पॉइंट फॉर्म समझने से पहले ना एक बार इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का मतलब एकदम डीप में समझते हैं। देखो जैसे मेरा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये लाइन का मुझे इक्वेशन मिला, ठीक है। तो आप मुझे बोलोगे कि भैया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या इक्वेशन सेम होगा? हाँ मेरे भाई सेम होगा, बिकॉज ये इस पूरे लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये उस पूरी लाइन का इक्वेशन है। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि भाई इस लाइन का ये इक्वेशन है या नहीं, तो यहाँ पर का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का y कोऑर्डिनेट पुट करोगे, वो बिल्कुल बराबर आएगा इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के पुट करने के बाद के सोल्यूशन के बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब होता है कि जो इक्वेशन दिया गया है ना, वो उस लाइन के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। अगर यहाँ पर मेरा x ज़ीरो है और y c के बराबर है, तो अगर मैं वो पुट करूँगा ना, तो वो देखना यही इक्वेशन आने वाला है, वो फुलफिल करेगा इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो हर एक पॉइंट पे ना वो इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगा, फुलफिल्ड रहेगा। तो अगर आपको x और y का वैल्यू पता नहीं है ना, एंड बाई चांस इफ़ यू नो द स्ट्रेट लाइन और उसका इक्वेशन पता है, तो आप उससे एक्स वाई का भी वैल्यू निकाल पाओगे। बिकॉज अगर एक्स वाई उस लाइन के पाथ में लाई करेगा ना, तो डेफिनेटली वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। तो वो होता है असलियत में मीनिंग इक्वेशन का। नाउ वन पॉइंट फॉर्म में पहले जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हमें पता चल गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। इससे हम हमारा नंबर वन इक्वेशन ले लेंगे। नाउ जैसे मैंने कहा कि मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ और अगर उसका मैं x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स इसमें डालता हूँ, तो मुझे वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल a x1 y1, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा y एम एक्स वन प्लस सी। ये मिला हमें दूसरा इक्वेशन। तो बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा वन पॉइंट फॉर्म, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। तो ये हो गया y1,
तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m आया कॉमन में, c तो कट जाएगा, आएगा x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये मिला हमारा वन पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन। तो क्या मिला, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने किया क्यों, ताकि ये c का टर्म कट जाए और हमें y और x के टर्म में मिल पाए एक इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर एक और वेरिएबल कम हो गया इस इक्वेशन में। यहाँ पर आपको स्लोप भी चाहिए था और ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू भी चाहिए था। इस बार ये ना जानते हुए सिर्फ अगर मुझे y एक्सिस वो कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और स्लोप के साथ मैं इजीली कर सकता हूँ, इसलिए इसको कहा जाता है वन पॉइंट फॉर्म। इफ़ यू नो द कोऑर्डिनेट्स, आपको सिर्फ वन वैल्यू की ज़रूरत है विच इज़ स्लोप, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वन पॉइंट फॉर्म। तो नाउ आप मुझसे पूछते हो कि क्या टू पॉइंट फॉर्म भी तो होता होगा ना। अगर वन पॉइंट फॉर्म है, क्या मैं ये m के टर्म को भी हटा सकता हूँ यहाँ से? मैं ज़रूर हटा सकता हूँ ये m के टर्म को भी। देखो कैसे हटाऊँगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m। अच्छा m को दूर रखो, थोड़ा सा लिखते हैं x माइनस एक्स वन। नाउ अगर मुझे बाई चांस स्लोप भी नहीं पता, मुझे बस कोऑर्डिनेट्स ही दिए हुए हैं हर जगह, अगर मुझे ग्राफ में सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही दिए हुए हैं, मुझे स्लोप भी नहीं पता, मुझे एंगल तो पता ही नहीं है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करूँगा, याद करो मैंने आपको स्लोप का एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में। क्या बताया था, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये स्लोप का फॉर्मूला बताया था मैंने, तो बस वही यहाँ पर डाल देना है, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों के दोनों वेरिएबल्स हटा दिए, अब m का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो वन पॉइंट फॉर्म हुआ y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, एंड टू पॉइंट फॉर्म क्या हुआ मेरा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, देखो ये y और x जो है ये ना यहाँ पर हटेंगे नहीं, बिकॉज ये जो इक्वेशन आएगा वो y और x के टर्म में ही आएगा ना। तो आपको y2 y1 x2 x1 ये सब के वैल्यूज़ पता होंगे, बट आपको इसके और इसके वैल्यूज़ नहीं पता होंगे, बिकॉज ये तो इक्वेशन का पार्ट है ना यार। कोई भी ग्राफिकली करोगे आप सॉल्व, तो इक्वेशन x और y के टर्म में आता है ना, तो बेसिकली ये कांस्टेंट रह जाएगा, ये x और y की तरह ही रहेगा आपका इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ऐसे आ सकता है 3x प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू जीरो, 7x प्लस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, ऐसे आएगा। ठीक है, दिस आर कॉन्स्टेंट, ये y और x ही रहने वाले हैं। तो बेसिकली इस यूनिट के लगभग सारे फार्मूलाज विद एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आप लोग को, होपफुली प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना बेसिकली इस सम्स में ना अप्लाई करेंगे, इसके एप्लीकेशंस हम लोग हर प्रकार के सम सॉल्व करेंगे, एंड वील सी दैट कि आईसीएसई में इससे कौन कौन से सवाल आते हैं और कहाँ गड़बड़ी होने का चांस होता है। देखो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ना ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत स्कोर करा सकता है मार्क्स। आता है मेरे मुताबिक, मेरे ईयर भी ये 4 से 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का सेक्शन ए में एक आता है, सेक्शन बी में भी एक आता है, सो 7 से 10 मार्क्स लगभग इस चैप्टर के होते हैं, 2-3 सवाल होते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस चैप्टर, डू इट, इट्स बहुत आसान चैप्टर है। देखो गलती इंसान का कहाँ पे होता है ना, बिकॉज तीन ही तो फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और अगर m को रिप्लेस कर दिया तो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन बैठा दिया, तो ये बन गया मेरा तीसरा फार्मूला। तो बेसिकली ये जो तीनों फार्मूलाज है ना ये इंटरलिंक्ड है। इस फार्मूला से हमने ये डिराइव किया, सिमिलरली इस फार्मूला से हमने ये डिराइव किया। तो अगर आप ये जानते हो, अगर आपके माथा में वो चीज़ है कि हाँ भाई मैं जानता हूँ कैसे करना है, तो सिर्फ ये भी जान जाओ, ये सब तो अपने आप डिराइव हो जाएगा। कि चैप्टर स्कोरिंग है, बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, जो मैंने भी गलती की थी, एंड स्पेशली मैंने इस एक्सरसाइज में लिखा था अपने बुक में कि मेरे एरर्स बहुत आते हैं, कैलकुलेशंस गलती हो जा रहा था, बहुत होता है, बिकॉज समटाइम्स आप y1 के बदले x2 डाल दोगे, x2 के बदले x1 डाल दोगे, y2 के बदले y1 डाल दोगे, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में रियलाइज़ नहीं हो पाएगा। तो चीज़ जो मैंने आपको सेक्शन फार्मूला में कहा था, मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि आप लोग लिख लो कि y2 क्या है, y1 क्या है, सो दैट उधर ध्यान जाएगा, तुरंत वो वैल्यू लिख देना। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी मिसप्लेस हो गया ना, ये इक्वेशन तो आएगा ही, क्योंकि आपको इसमें इक्वेशन ही बनाना है, और इक्वेशन कैसा भी आ सकता है, इक्वेशन फ्रैक्शन में भी होता है, कैसे भी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप श्योर हो जाओ कि जो आपने किया है वो सही है। बट
गलत होने का चांसेस भी है ना, इसलिए लिख लेना, बिकॉज इस एक्सरसाइज में एरर्स होंगे तो सिर्फ वैल्यूज पुट करने पे एरर्स होंगे, कैलकुलेशंस में कोई दम नहीं है। यहाँ पे बस आप वैल्यूज पुट करोगे, एक लाइन में आंसर्स निकल जाएंगे। कैलकुलेशंस कोई दम नहीं, ओनली वैल्यूज पुट करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल डिस्प्लेस कर देते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वो गलती मत करिएगा आप लोग। बहुत ही आसान स्कोरिंग चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली सम्स करेंगे, तब तक आप ये तीनों जो चार फार्मूलाज हैं देखिए अच्छे से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इज स्लोप, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। देन यू हैव इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो रिवर्सिबल है, एक्स है तो वाई इक्वल्स टू ए, और वाई है तो एक्स इक्वल्स टू बी, बस। वाई को सी भी कहते हैं हम लोग। एंड देन दिस थ्री फार्मूलाज, और कुछ नहीं है फर्स्ट यूनिट में, इसे हम सम्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस इट, एंड घर जाके यार एक बार अच्छे से पढ़ो इस टॉपिक को, सो दैट सीधा जब हम लोग सम्स करेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।